तो मतलब तीनों पैमानों पर सफलता मिली। हाँ, ये तीनों बातें इस बात का पुख्ता सबूत थीं कि ये थेरेपी सही दिशा में काम कर रही है। चूहों पर नतीजे तो शानदार हैं, पर हम जानते हैं कि जो चूहों में काम करता है वो हमेशा इंसानों में काम नहीं करता। इस रिसर्च को इंसानों के कदम और करीब ले जाने के लिए अगला तार्किक कदम क्या था? क्या उन्होंने किसी बड़े जानवर पर भी इसे आजमाया? हाँ, और ये सवाल बहुत ज़रूरी है। चूहों और इंसानों की बायोलॉजी में काफ़ी अंतर होता है। इसीलिए अगला कदम था इसे बड़े जानवरों यानी गैर मानव प्राइमेट्स पर परखना। और वहां क्या देखा गया? यहाँ मुख्य लक्ष्य ये देखना नहीं था कि बीमारी ठीक हो रही है या नहीं, क्योंकि ये जानवर बीमार नहीं थे। यहाँ मुख्य लक्ष्य था सुरक्षा को जांचना। जब आप सुरक्षा कहती हैं तो इसका क्या मतलब है? क्या शोधकर्ता किसी खास तरह के साइड इफेक्ट्स को लेकर चिंतित थे? हाँ बिल्कुल, जब आप शरीर में किसी जीन की गतिविधि को बढ़ाते हैं तो कुछ सवाल खड़े होते हैं। क्या ये थेरेपी सिर्फ टारगेट जीन को ही सक्रिय कर रही है या किसी और जीन को भी गलती से चालू कर रही है? तब देखा गया। और नतीजे? अच्छी खबर ये है कि थेरेपी का सुरक्षा प्रोफाइल बहुत अच्छा रहा। कम डोज पर भी LAMA1 जीन का असरदार एक्टिवेशन देखा गया और कोई बड़ी विषाक्तता या गंभीर साइड इफेक्ट्स नहीं पाए गए। तो ये एक बहुत बड़ी हरी झंडी है। इसका मतलब है कि ये तरीका सिर्फ असरदार ही नहीं बल्कि बड़े और ज्यादा जटिल जीवों में सुरक्षित भी लग रहा है। ये सब सुनने के बाद खासकर उन परिवारों के लिए जिनमें कोई इस बीमारी से जूझ रहा है, मन में बहुत उम्मीद जगती है। लेकिन विज्ञान की दुनिया में उम्मीद और हकीकत के बीच एक बारीक रेखा होती है। तो इन नतीजों से उत्साहित होना स्वाभाविक है, पर यह समझना भी जरूरी है कि हम इस सफर में अभी कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल, और ये इस चर्चा का शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें आशा और झूठी उम्मीद के बीच का फर्क समझना होगा। स्रोत इस बारे में बहुत साफ है और हमें भी होना चाहिए। पहली और सबसे जरूरी बात, ये अभी कोई इलाज नहीं है जो आज किसी मरीज के लिए उपलब्ध हो। ये शोध अभी भी प्रीक्लिनिकल यानी प्रयोगशाला के चरण में है। इसका मतलब है कि अभी तक किसी भी इंसान पर इसका परीक्षण नहीं हुआ है। सही कहा, अभी तक कोई इंसानी परीक्षण शुरू नहीं हुआ है। किसी भी मरीज को ये थेरेपी नहीं दी गई है। और सफलता की गारंटी भी नहीं है। बिल्कुल, चूहों और बंदरों में मिली सफलता के बावजूद इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये इंसानों में भी उतना ही सुरक्षित और असरदार होगा। विज्ञान इसी तरह कदम दर कदम आगे बढ़ता है। तो ये एक वैज्ञानिक सफलता है, इलाज की घोषणा नहीं। स्रोत में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि ऐसी खबरों के साथ अक्सर गलत सूचनाएं भी फैलने लगती हैं। लोगों को किस तरह की बातों से सावधान रहना चाहिए, ये एक गंभीर मुद्दा है। जब भी ऐसी कोई सफलता की खबर आती है तो कुछ लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई ये दावा करे कि LAMA2 CMD का इलाज आ गया है या ये थेरेपी अब उपलब्ध है, तो ये सरासर झूठ है। और सबसे खतरनाक बात, अगर कोई आपसे कहे कि पैसे देकर आप इस ट्रायल का हिस्सा बन सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा धोखा है। ये बात साफ करना बहुत जरूरी है। कोई भी असली क्लिनिकल ट्रायल कभी भी अपने प्रतिभागियों से पैसे नहीं मांगता। कभी नहीं। वे हमेशा सार्वजनिक रूप से रजिस्टर्ड होते हैं और उनके जोखिमों के बारे में पूरी पारदर्शिता बरती जाती है। तो अगर हम इसकी असली समय सीमा को देखें तो क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? तो देखिए, इस थेरेपी को बनाने वाली कंपनी मोडालिस के रोडमैप के मुताबिक 2025 का साल सुरक्षा से जुड़े अध्ययन, उत्पादन और सरकारी मंजूरियों की तैयारी में जाएगा। और इंसानी ट्रायल, एक संभावित पहला इंसानी क्लिनिकल परीक्षण यानी फेज 1 ट्रायल 2026 के आसपास शुरू हो सकता है। और फेज 1 का मकसद सिर्फ सुरक्षा जांचना होता है ना? बिल्कुल, ये याद रखना भी जरूरी है कि फेज 1 ट्रायल का मुख्य मकसद इलाज करना नहीं, बल्कि इंसानों में थेरेपी की सुरक्षा को बहुत ही नियंत्रित माहौल में परखना होता है। तो ये स्पष्ट है कि LAMA2 CMD के लिए ये एक लंबी लेकिन उम्मीदों भरी सड़क है। अब थोड़ा पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। आपने शुरू में कहा था कि ये जीन थेरेपी के बारे में सोचने का एक नया तरीका है, एक सहायक जीन को सक्रिय करने का ये आइडिया। क्या इसका महत्व सिर्फ इसी एक बीमारी तक सीमित है या ये चिकित्सा की दुनिया में और भी दरवाजे खोल सकता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये आनुवंशिक चिकित्सा में वाकई एक नई सोच को दिखाता है। एक क्षतिपूरक मतलब कॉम्पेंसेटरी जीन को सक्रिय करने का ये सिद्धांत सिर्फ LAMA2 CMD तक ही सीमित नहीं है। तो एक प्लेटफॉर्म की तरह है। हाँ, ये एक प्लेटफॉर्म की तरह है, एक ऐसी रणनीति जिसे दूसरी बीमारियों पर भी लागू किया जा सकता है। जैसे कि कौन सी बीमारियां? क्या डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी ज्यादा जानी मानी बीमारियों में भी ऐसा कोई बैकअप जीन हो सकता है? ये एक बेहतरीन सवाल है।
और वैज्ञानिक इसी दिशा में काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी डीएमडी में डिस्ट्रोफिन जीन में समस्या होती है। सही। तो वैज्ञानिक यूट्रोफिन नाम के एक मिलते जुलते जीन को सक्रिय करने की संभावना तलाश रहे हैं। इसी तरह लिम्ब गार्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के कुछ प्रकार या कोलेजन से जुड़े विकार जैसे बैथलेम मायोपैथी में भी ऐसे बैकअप जीन्स को जगाने की रणनीतियों पर काम चल रहा है। वाह। तो ये सिर्फ एक इलाज नहीं है, ये एक पूरी नई टूल किट है। ये हमें सिखाता है कि कभी-कभी जवाब किसी टूटी हुई चीज को बदलने में नहीं, बल्कि उस चीज को सक्रिय करने में छिपा होता है जो हमारे पास पहले से ही है, बस जिसका हम सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आज की हमारी चर्चा एक बेहद गंभीर आनुवंशिक बीमारी से शुरू हुई और हमें एक ऐसे अनोखे वैज्ञानिक रास्ते पर ले गई जहां समस्या का हल किसी जीन को बदलने में बल्कि एक सोए हुए मददगार जीन को जगाने में है। हमने इसकी शुरुआती लेकिन बहुत मजबूत नतीजे देखे और साथ ही हकीकत की जमीन पे रहते हुए इसकी असली समय सीमा को भी समझा। बिल्कुल। और इन स्रोतों का अंतिम संदेश बहुत शक्तिशाली है। ये विज्ञान पर आधारित आशा है, झूठे वादे नहीं। दुर्लभ बीमारियों के क्षेत्र में प्रगति के लिए समय लगता है, बहुत सारा धैर्य चाहिए होता है और सबसे जरूरी है ईमानदार और सही जानकारी। आशा जब सच्चाई और जागरूकता के साथ मिलती है तभी असली प्रगति का रास्ता बनता है। ये पूरी बातचीत मुझे सोचने पर मजबूर करती है। आज हमने एक सहायक जीन को चालू करने के बारे में बात की। ये हमारे अपने जेनेटिक कोड के अंदर छिपी संभावनाओं के बारे में एक नया नजरिया देता है। जरा सोचिए, हमारे डीएनए की इस विशाल लाइब्रेरी में और कितने ऐसे निर्देश छिपे हैं जो या तो बंद हैं या बहुत कम इस्तेमाल हो रहे हैं, और कौन सी बीमारियां हैं जिनका जवाब हमारे शरीर के अंदर ही मौजूद है, बस सही वैज्ञानिक संकेत का इंतजार कर रहा है कि उसकी आवाज को तेज किया जा सके।